आज हम लोग ये रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो ड्रॉट वाला एरिया होता है यानी सूखा प्रभावित जो क्षेत्र होता है भारत का, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सूखा किसे कहा जाता है। तो जो लंबी अवधि तक अगर सामान्य से कम अगर वर्षा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूखे की स्थिति हो जाती है, इस वजह से उसको सूखा प्रभावित क्षेत्र या सूखा कहते हैं। वहीं अगर भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो वह क्षेत्र होता है जहाँ पे वर्षा क्या होती है, वर्षा वर्षा की कमी के कारण अक्सर वहाँ पे सूखा पड़ता है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है या कृषि उत्पादन में गिरावट हो जाती है। उसके साथ साथ जो जीव जीवन होता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसे हम लोग सूखा प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। अगर बात करते हैं भारत के, तो भारत के भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पे वर्षा तो काफ़ी होती है, लेकिन हाल ही में देखा गया है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, चाहे आपका जलवायु पारिस्थितिकी के कारण यहाँ पर देखा गया है कि वर्षा के मात्रा में क्या हो रही है, कमी आ रही है, जिसकी वजह से भारत का जो बृहद जो क्षेत्र होता है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। इसकी वजह से वर्षा कम होने की वजह से जब देखेंगे तो जो भू स्थल है उसमें कमी आ रही है, जो मिट्टी है उसकी नमी चली जा रही है या कम हो जा रही है। इस वजह से इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जा रही है। अब बात करते हैं भारत में जो सूखा है उसको तीन भागों में बांटा जाता है, यानी कि तीन क्राइटेरिया पर बांटा जाता है। पहला वो क्षेत्र होता है जिसमें अत्यधिक सूखे की स्थिति होती है। दूसरा ऐसे क्षेत्र होता है जहाँ पे गंभीर सूखे की स्थिति होती है। और तीसरा ऐसे क्षेत्र होता है जहाँ पे मध्यम सूखे की स्थिति पाई जाती है। वहीं अगर अत्यधिक सूखे की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो यह जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसका लगभग 12% एरिया आता है। अगर मुख्य रूप से राज्यवार बात करें कि उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जहाँ पे अत्यधिक सूखे पड़ते हैं, तो मुख्य रूप से आपका गुजरात हो गया, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, फिर से उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, पश्चिमी राजस्थान वाला जो जिला होता है, यहाँ पे अत्यधिक सूखे वाली स्थिति है। वहीं अगर गंभीर सूखे की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो ये इसमें जो संपूर्ण सूखे वाली क्षेत्र होता है उसका 42% एरिया आता है। वहीं अगर बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में आता है, तो इसमें जो मैदान हो गया, चाहे पठार के जो पौनविमुखी वाला जो क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश का जो रायसीना वाला जो क्षेत्र हो गया, फिर से महाराष्ट्र में आपका मराठा हो गया, फिर से विदर्भा वाला जो क्षेत्र होता है, यह गंभीर सूखे की स्थिति में आता है, जिसकी प्रतिशत में बात करें तो 42% है। वहीं अगर मध्यम सूखे की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो यह कुल सूखे की स्थिति का लगभग 46% एरिया आता है। वहीं अगर मतलब कि क्षेत्रवार बात करें तो जो मध्य प्रदेश का मध्य और उत्तर वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ऐसे स्थिति पाई जाती है। फिर छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और उसके साथ साथ जो मध्य पूर्व तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र होता है, ऐसे क्षेत्रों को हम लोग क्या मध्यम सूखे की स्थिति घोषित करते हैं या मध्यम सूखे की स्थिति के रूप में जानते हैं। अब सूखे की स्थिति के कारण देखते हैं कि आखिर में सूखे की स्थिति के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, या ऐसे बात कर सकते हैं कि भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य है जहाँ पे मतलब कि सूखे की स्थिति है, या उसमें कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं। तो जब सूखे की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले राजस्थान का देखते हैं। तो राजस्थान में देखिए, भारत का जो सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है या सूखाग्रस्त क्षेत्र है वो आपको राजस्थान में ही पाया जाता है। मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो आपको जोधपुर हो गया या बीकानेर हो गया, या ऐसे जो भी मतलब कि राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, वहाँ पे देखेंगे कि हमेशा सूखे के प्रभाव पाया जाता है। अगर गुजरात के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से गुजरात में देखेंगे कि गुजरात के जो सौराष्ट्र वाला चाहे ये कच्छ वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे अत्यधिक सूखे प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है। तो यानी कि गुजरात में मुख्य रूप से सौराष्ट्र और कच्छ वाला क्षेत्र जो है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है। वहीं अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आप देखिए जो मराठवाड़ा वाला क्षेत्र है, चाहे विदर्भा वाला क्षेत्र है, मतलब ऐसे वो क्षेत्र जो पश्चिमी घाट के जो वर्षा छाया वृत्त में पड़ता है, यानी कि रेन शैडो एरिया में पड़ता है, जहाँ पे वर्षा या तो सामान्य से कम होता है या तो न की मात्रा होता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ सूखा प्रभावित होता है उसको हम लोग सूखे प्रभावित क्षेत्र में इंगित करते हैं महाराष्ट्र के। इसके बाद से देखते हैं आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो खास तौर पे ये देखिए, जो रायसीमा वाला जो क्षेत्र है वो सूखे के चपेट में आता है। तो मुख्य रूप से जो रायसीना वाला जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, ये सूखे प्रभावित क्षेत्र है। वहीं अगर तेलंगाना के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से देखिए, जो पश्चिमी घाट के जो छायावृत्ति क्षेत्र होता है वहाँ के उसके आसपास के जो एरिया होता है जिसको बोला जाता है इरोड बोला जाता है, उसके से
पेन्नाम्बूर बोला जाता है, धर्मपुरी बोला जाता है, कृष्णगिरी बोला जाता है। ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, यहाँ पे देखा गया है कि इन जिलों में नियमित रूप से सूखा पड़ता है, तो यानी कि तेलंगाना के यह जो क्षेत्र है ये सूखे प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर कर्नाटका के बारे में बात करते हैं तो कर्नाटका में मुख्य रूप से देखेंगे जो बीजापुर वाला क्षेत्र है, या बीदर है, या गुलबर्गा वाला जो क्षेत्र है, या उसके जैसे जो उत्तरी हिस्से में जो आते हैं, ये सूखे प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसको सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। उसके बाद से अगर तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं तो तमिलनाडु नाडु में देखिए पूरा ये मुख्य रूप से जो ये रामनाथपुरम है, उसके बाद से थुत्तुकुडी जैसे जिला होता है, चाहे उसके आंतरिक भाग होता है जहाँ पे सूखे जैसी स्थिति रहती है, उसको सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के कुछ जिले जैसे कि बुंदेलखंड के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर देखा गया है कि बार बार सूखा पड़ता है या सूखे का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो ये मालवा के पठार, मतलब कि मध्य प्रदेश में मालवा के पठार वाला जो क्षेत्र है, या झाबुआ वाला जो बेल्ट है, वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि वर्षा मतलब कि कम होती है या न की मात्रा होती है, तो इसलिए उस क्षेत्र को भी सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता है। अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो महासमुंद्र वाला जो क्षेत्र होता है, या राजनांदगांव गांव वाला जो जिला होता है, वहाँ पे मुख्य रूप से सूखे जैसे स्थिति रहती है। उसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो जो बस्तर हो गया, फिर से सरगुजा संभाग वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे अक्सर मतलब कि सूखा प्रभावित रहता है या सूखा क्षेत्र रहता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में इन सब क्षेत्रों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। अगर उड़ीसा के बारे में बात करते हैं तो उड़ीसा में देखिए ये जो बोलनगिर वाला है, फिर से नुआपाड़ा वाला जो क्षेत्र है, कालाहांडी वाला जो क्षेत्र होता है, इन सब क्षेत्रों को सूखा प्रभावित क्षेत्र में घोषित किया गया है। अब इसके बाद अगर झारखंड के बारे में बात करते हैं तो झारखंड में देखिए आप, जो पलामू वाला क्षेत्र है हो गया, उसके वजह से ये लातेहार वाला जो क्षेत्र हो गया, ये अक्सर सूखा रहता है, इस वजह से इसको सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र पर, ये दक्षिणी जो क्षेत्र होता है, बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र हो गया, या जो ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे मतलब वर्षा सामान्य से बहुत कम होता है, अक्सर यहाँ पे सूखे जैसी स्थिति रहती है, इसलिए इसको सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद से हरियाणा के बारे में बात करते हैं तो हरियाणा में मुख्य रूप से जब देखेंगे तो आपको महेंद्रगढ़ वाला हो गया या भिवानी वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर भी वर्षा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ भी सूखे जैसी स्थिति पाई जाती है। अगर पंजाब के बारे में बात करते हैं तो पंजाब में मुख्य रूप से देखिए ये जो मुक्तसर वाला जो एरिया हो गया या फाजिल्का वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पे वर्षा न की मात्रा होता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा होता है, जिस वजह से यहाँ पे सूखे जैसी स्थिति रहती है। अगर बिहार के बारे में बात करते हैं तो विशेष रूप से देखिए जो उत्तर पश्चिम वाला जो जिले होते हैं बिहार के, वहाँ पे क्या होता है, सूखे जैसी स्थिति पाई जाती है, इस वजह से इन सब क्षेत्रों को सूखे प्रभावित क्षेत्र में घोषित किया जाता है। वहीं अगर बात करते हैं कि भारत में सूखा पड़ने या सूखे होने के क्या कारण हैं, तो अगर प्रमुख कारणों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे क्या होता है, मानसून की विफलता, यानी कि मानसून की विफलता के कारण कहीं ना कहीं भारत के बहुत से बड़े क्षेत्र में क्या होता है, सूखे जैसी स्थिति हो जाता है। ये भी एक कारण है, मानसून की विफलता भी एक कारण है, जिसकी वजह से सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है या सूखा पड़ता है। उसके बाद से दूसरा होता है ला नीना और एल नीना। जो ला नीना एल नीना वाला घटना होती है, ला नीना में तो अच्छी खासी बारिश हो जाती है, जब भी मतलब कि मानसून में ला नीना की स्थिति बनती है तो उस समय तो वर्षा अच्छी हो जाती है, लेकिन जब एल नीनो का प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, सामान्य से कम वर्षा होती है, इस वजह से क्या होता है, पूरे भारत में सूखे जैसी स्थिति हो जाती है। यानी कि दूसरा मेरा कारण है एल नीनो। तीसरे अगर कारण की बात करते हैं तो ये होता है आपको असंवहनी जल प्रयोग, यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे यहाँ जल होता है उसको अच्छे से रिजर्वायर में रखा नहीं जाता है, या उसको मतलब कि न्याय संगत यूज़ नहीं किया जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, सूखे की जैसी स्थिति हो जाती है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर जिस समय बारिश हो रही है, अगर उसको वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है या उसको संरक्षित करके रखा जाता है कि जब उसको हमको यूज़ करना हो तो न्याय संगत अगर उसका यूज़ करते हैं, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं सूखे जैसी स्थिति पैदा की जाती है। उसके बाद से क्या होता है, वनों की कटाई। अब जाहिर सी बात है कि जो वन अगर मतलब कि कोई कहीं भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो जो उसकी मतलब जड़ें होती हैं वो भूमि के अंतर्गत चारों तरफ फैली होती है। अगर वहाँ उस क्षेत्र में कभी भी वर्षा होती है या उस क्षेत्र से
से कोई नदियाँ प्रवाहित होती है, तो जो मतलब कोई भी वृक्ष होता है उसके जो जड़ें होते हैं वो अपने जड़ के अंतर्गत या उसके आसपास के क्षेत्रों में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होने की वजह से वो आसपास के अपने क्षेत्रों में क्या होती है कि जल का धारण करके रखती है, जिसकी वजह से क्या होती है मिट्टी की नमी बनी रहती है। लेकिन आज के डेट में देखा गया है कि बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। जब पेड़ों की कटाई होती है तो जो वहाँ के जड़ें होती हैं पेड़ों के वो ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से उस क्षेत्र में क्या होता है नमी नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि जो पहले वहाँ की जड़ें थी, जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी मतलब कि जल को धारण करके रखी रहती थी, उस क्षेत्र की जो मिट्टी थी उसमें नमी बनाई रखती थी। अब पेड़ की कटाई होने की वजह से वो नमी नहीं बना कर रख पाती है, इस वजह से भी वो क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। अगर पछवा क्षेत्र की बात करते हैं कि कारण के लिए, तो जलवायु परिवर्तन। आज के डेट में देखे हैं कि जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा एक मतलब कि कारण बन चुका है। अब ऐसे हो गया है कि मतलब कि सर्दियों के दिन में या तो सर्दी नहीं पड़ रही है या तो पड़ रही है तो हद से ज़्यादा पड़ जा रही है। गर्मियों के दिन में देखेंगे कि गर्मी मतलब क्या है पहले की अपेक्षा ज़्यादा पड़ रही है। अगर वर्षा के बारे में बात करते हैं तो मतलब कि जो पहले सामान्य रूप से एक सामान्य टाइम पर वर्षा हो जाती थी, अब उस समय वर्षा या तो होती नहीं है, अगर होती है तो अत्यधिक वर्षा हो जाती है। अत्यधिक अगर वर्षा हो जाएगी तो बाढ़ की स्थिति होती है, तो वो भी ठीक नहीं है। अगर समय समय पर वर्षा होती रहती तो क्या होता है इससे जो ज़मीन होता है उसमें नमी हमेशा बनी रहती है। लेकिन ये सामान्य रूप से हमेशा वर्षा न होने की वजह से क्या होता है सूखा प्रभावित क्षेत्र बन जाता है। तो इसमें जलवायु एक बहुत बड़ा कारण के रूप में देखा जा रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो खराब जल प्रबंधन, यानी कहने का मतलब है कि पूरे अपने भारत में जो वाटर हार्वेस्टिंग है या जल प्रबंधन की कोई मतलब कि ऐसी न तो योजना तो है पर लोग करते नहीं है, सरकार भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे अगर बाढ़ की स्थिति आती है या वर्षा ठीक ठाक होती है तो वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग करके रखेंगे तो जब जिसमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो अपने देश में क्या है कि जल प्रबंधन नहीं किया जाता है या उसके प्रबंधन काफ़ी खराब है। इस वजह से कुछ मतलब कि मैन मेड की वजह से क्या होता है कि कुछ ऐसे एरिया होती है जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद से होता है मृदा अपरदन, यानी कहने का मतलब है कि अगर एक तरफ पेड़ों की कटाई की जा रही है तो उससे क्या होता है मृदा क्षरण होता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी क्षेत्र में मतलब कि अत्यधिक किसी समय वर्षा हो गई, वहाँ बाढ़ की स्थिति आ जाती है, तो पानी का जब बहाव होता है तो उससे भी मिट्टी की कटाव होता है। या ऐसे कह लीजिए कि कहीं अगर खेती उती की जा रही है पर वहाँ पे पर्याप्त अत्यधिक वहाँ पे क्या होता है कि जब पानी पानी की सिंचाई में पानी का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से भी मतलब कि मृदा का कटन होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब पृथ्वी की जो भूमि है उसकी ऊपरी परत अगर किसी कारणवश अगर कट जाएगा तो उसकी नमी क्या होगी जल्दी मतलब कि क्षय होगी या कमी होगी। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि मृदा अपरदन भी एक कहीं ना कहीं ये सूखा प्रभावित क्षेत्र का कारण बनता है। उसके बाद से बात करते हैं कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसके रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो अगर उपायों की बात करते हैं तो पहला बात ये है कि आप जल को संरक्षित कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि किसी क्षेत्र में अगर सूखा प्रभावित क्षेत्र अगर पड़ता है तो अगर उस क्षेत्र में कभी वर्षा होती है या बाढ़ की स्थिति होती है तो वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। यानी कि जो जल ग्रहण बनाइए, चाहे वहाँ पर मतलब वाटर रिजर्व बनाकर वहाँ पर क्या करिए पानी को संरक्षित करके रखिए ताकि जिसमें पानी की आवश्यकता हो उसमें उसको प्रयोग किया जा सके। दूसरी ये बात ये है कि आप सिंचाई में दक्षता लाइए। सिंचाई में दक्षता लाने का मतलब ये है कि तकनीकी रूप से सुधार कीजिए ताकि ऐसे फसल बोया जाए जिससे कि कम वर्षा में भी वो मतलब कि उसकी उपज अच्छी हो सके। तो इसकी वजह से क्या है अब उसके बाद से ये है कि आप ऐसी सिंचाई कीजिए जिसकी वजह से क्या होगा कि मतलब कि कम पानी की लागत कम किया जाए लेकिन फसल अच्छी हो जाए। यानी कि ये नहीं है कि जैसे अभी मतलब कि पारंपरिक रूप से जैसे होता है कि खेत में पानी चलाया जाता है, अब ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि पानी उसमें ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, बस ऐसे आप चलाते जा रहे हैं चलाते जा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब पानी अत्यधिक देंगे तो क्या होगा जो भूमिगत जल है उसमें कमी आएगी। जब उसमें कमी आएगी तो क्या होगी नमी जो पृथ्वी है उसकी नमी चली जाएगी, इसकी वजह से वो सूखा प्रभावित क्षेत्र होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि सिंचाई में दक्षता लाइए, जैसे कि स्प्रिंकलिंग खेती होता है, जैसे कि फुहारे के माध्यम से जो खेती उती की जाती है, इस प्रकार की खेती को नियोजित कीजिए और पानी को जितनी आवश्यकता है उतना ही दीजिए। इससे भी क्या होगा सूखा प्रभावित क्षेत्र को कम किया जा सकता है। अगला इसमें है कि जो फसल है उसमें विविधीकरण कीजिए या प्रतिरोधी किस्म का बीज लगाइए। विविधीकरण करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको जो धान होता है चाहे गन्ना होता है इसमें अधिक मतलब कि पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो आप ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र होता
होता है ऐसे फसलों को न मतलब कि वहाँ पर बोया जाए जिसमें पानी की अधिकता माने पानी अधिक लगता है, क्योंकि अगर पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी तो आप भूमिगत जो जल है उसको निकालेंगे, या तो क्या करेंगे कि वहाँ पे सिंचाई के माध्यम से खेती करेंगे। तो इससे अच्छा है कि वहाँ पे क्या करिए ना कि जो फसल है उसका विविधीकरण कीजिए, यानी कि एक बार फसल ऐसे बोइए जिसमें पानी ठीक ठाक लगता हो, एक ऐसे फसल भी बोइए जिसमें पानी की कम लगती हो, जिससे क्या होगा सूखा जो प्रभावित क्षेत्र है अगर उसमें उस समय अगर ऐसे कृषि किए हैं जिसकी पानी की आवश्यकता कम है तो क्या होगा, इसे सूखा प्रभावित को कम किया जा सकता है। उसके बाद से प्रतिरोधी किस्म का मतलब ये होता है कि आप ऐसे बीज को बोइए जो कम मतलब कि पानी में भी उसकी उपज अच्छी हो सके, तो इससे भी क्या हो सकता है जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसको कम किया जा सकता है। उसके बाद से क्या कर सकते हैं कि जो ये जल है उसको कुशल प्रबंधन कीजिए, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई क्षेत्र में अगर मतलब कि सामान्य से कम वर्षा होती है या सूखा जैसा स्थिति रहता है तो उस क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, यानी कि जल को संरक्षित करने के कोई मतलब कि उपाय बनाइए, चाहे कोई तालाब बनाइए या कोई ऐसा मतलब कि चीज़ बनाइए जहाँ पे पानी को संरक्षित करके रखा जाए कि जब आपको आवश्यकता पड़े तो आप उसका प्रयोग कर सकें। उसके साथ साथ करके वन रोपण या वाटर शेड मैनेजमेंट कीजिए, यानी कहने का मतलब है कि किसी क्षेत्र में ज़्यादा सूखे की स्थिति हो रही है तो आप उस क्षेत्र में कोशिश कीजिए कि अत्यधिक मैंने पेड़ पौधे लगाए जाएँ जिससे वृक्ष बनेगा, फिर उस वृक्ष की जो जड़ें होगी आसपास की मिट्टी में फैलेगी, जिससे क्या होगा कभी भी पानी उस क्षेत्र में आता है या तो बाढ़ बाढ़ के माध्यम से चाहे वर्षा के माध्यम से, तो उसको मतलब कि रिटेन करके रखे, जिससे क्या होगा जो वहाँ की मिट्टी है उसकी नमी बनाए रखेगी। तो इससे भी मतलब कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसको सूखा को कम किया जा सकता है। उसके साथ से प्रारंभिक ये चेतावनी प्रणाली, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का मतलब ये होता है कि जब हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ये हमेशा मतलब कि जैसे ही प्रेडिक्ट किया जाता है कि इस साल मतलब कि सामान्य से कम वर्षा होने वाली है, सामान्य से अधिक वर्षा होने वाली है या सामान्य वर्षा होने वाली है या इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होने वाली है, तो अगर ऐसी मतलब कि जो प्रारंभिक ये चेतावनी प्रणाली अगर विकसित की जाएगी तो पहले से पता होगा कि हाँ इस क्षेत्र में वर्षा कम होने वाली है, तो उस क्षेत्र में जो भी मतलब कि पानी होगा उसका दोहन नहीं किया जाएगा, एकदम न्यायोचित तरीके से उसका प्रयोग किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में सूखा प्रभावित क्षेत्र न हो या सूखे से ग्रसित वो क्षेत्र न हो जाए, क्योंकि न्यायोचित जो इस क्षेत्र में पानी है उसका प्रयोग किया जाए। उसके साथ साथ क्या हुआ कि सूखा बीमा और ये वित्तीय सहायता दिया जाए। कहने का मतलब है कि अगर किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि अगर सूखा प्रभावित जैसे कि हमारे देश में है कि अगर बाढ़ से ग्रसित होता है चाहे ओलावृष्टि पड़ती है तो उसका बीमा का फसल ये जो फसल होता है उसका बीमा करवाया जाता है। इसी तरह से सूखा से भी मतलब कि जो ग्रसित मतलब कि कृषि क्षेत्र होता है उसका भी बीमा करवाया जाए कि अगर किसी साल अगर सूखे की जैसी स्थिति हो जाती है तो जो किसान है जो अपना खेत में बोया है अगर मतलब सूखे की वजह से अगर उसकी फसल नहीं हो पा रही है तो उसको कंपनसेशन के रूप में यानी क्षतिपूर्ति के रूप में उसको बीमे से पैसे मिल जाए ताकि उसको मतलब कि इसकी लॉस ना हो। दूसरी बात है कि वित्तीय सहायता, यानी कि सरकार खुद से अपने तरफ से क्या करे कि समय समय पर जो जो क्षेत्र मतलब सूखा प्रभावित क्षेत्र आता है जहाँ पे फसलें अच्छी नहीं हो पाती है तो सरकार को अपनी तरफ से वित्तीय सहायता देना चाहिए, जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले जो किसान हैं उनकी आय बढ़ सके यानी उनकी आजीविका चल सके। फिर उसके बाद से बात करते हैं तो जागरूकता और ये क्षमता निर्माण करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को किसानों को या उस क्षेत्र में जो सूखा प्रभावित क्षेत्र में है क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको जागरूक कीजिए कि पानी का मतलब कि न्यायोचित यूज कैसे प्रयोग कैसे किया जाता है, पानी को वाटिका या हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है। आप पानी को रिजर्व करके रखिए, ज़्यादा अत्यधिक दोहन न कीजिए ताकि जब सूखे जैसी स्थिति हो तो आप उसको प्रयोग किया जा सके। अगर ऐसी स्थिति किया जाएगा तो उससे क्या होगा सूखा प्रभावित क्षेत्र को भी कम किया या सूखे जैसी स्थिति बनती है तो उसको कम किया जा सकता है। उसके साथ साथ अनुसंधान और विकास करना चाहिए, यानी कि आप समय के साथ उस पर अनुसंधान करते रहिए कि इस क्षेत्र में अगर सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो कौन से ऐसे उपाय किया जाए ताकि इस क्षेत्र में जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसको कम किया जाए। तो यानी कि अनुसंधान की काफ़ी आवश्यकता है जिससे इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। अब बात करते हैं सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम। तो गवर्नमेंट द्वारा 1973 में एक मतलब कि प्रोग्राम लाया गया था जो सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भूमि हो गया, जल हो गया या पशु संसाधन हो गया उसका सही उपयोग करना, जिसके वजह से क्या है पारिस्थितिकी संतुलन उस क्षेत्र में बनाए रखे। इस कार्यक्रम के माध्यम से 16 राज्यों में लगभग 195 जिला के लगभग 972 जो विकास खंड होते हैं उसमें इसको लागू किया गया है। अगर इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो इसका यह है कि समुचित प्रौद्योगिकी द्वारा जो समन्वित विकास है उसको बनाए रख करके जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसको कम किया जा सके। वहीं अगर बात करते हैं कि सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई हैं
हैं तो देखेंगे कि भारत में सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें जो सरकारी योजनाएं हैं, मुख्य रूप से आप देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ये कृषि सिंचाई योजना लाई गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो सिंचाई के क्षमता है उसको अच्छे से बनाया जा सके, जो जल का उपयोग है उसमें दक्षता बढ़ाई जा सके। उसके बाद से देखिए ये हर खेत को पानी मिले ऐसे कार्यक्रम लाए गए हैं। उसके से प्रति बूंद अधिक फसल लाया गया है। फिर से वाटर सेट विकास मैनेजमेंट के लिए लाया गया है प्रोग्राम, जिसकी वजह से सूखा प्रभावित क्षेत्रों को कम किया जा सके। दूसरा है महात्मा गांधी ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि जिस क्षेत्र में मान लीजिए सूखा प्रभावित क्षेत्र हो रहा है, अगर किसानों की फसल अच्छी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि उनकी आय पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनकी आजीविका नहीं चल पाएगी। तो ऐसे मनरेगा जैसे योजना लाई जाती है कि अगर उस क्षेत्र में अगर किसानों को कृषि से अगर आय नहीं हो पाई है तो वहाँ पे मतलब कि उस क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न किया जाए, जिससे उनकी आय बनी रहे या उनकी आजीविका चलती रहे। उसके बाद से देखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत ये कहा गया है कि इसमें क्या होता है कि आप मतलब कि अच्छे बीजों को बोइए। चाहे ये होता है कि अगर किसी क्षेत्र में अगर जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनको मतलब कि बहुत ही कम किफ़ायती रेट पे उनको क्या होता है कि जो फूड सिक्योरिटी होता है, जो खाद्य सुरक्षा होता है, उसको मुहैया करवाया जाता है। उसके बाद से है प्रधानमंत्री ये फसल बीमा योजना, यानी कि एक प्रधानमंत्री मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया गया है कि अगर ऐसे क्षेत्र या तो वो ये बाढ़ से प्रभावित हो या ओले वृष्टि से प्रभावित हो या सूखा प्रभावित क्षेत्र हो, तो ऐसे क्षेत्रों में जो वो किसान है अपने जाकर खेतों का या अपने फसल का बीमा करा सके, ताकि अगर ऐसी मतलब कि स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ सूखे की स्थिति होती है, जहाँ उनकी फसल अच्छी नहीं होती है, तो उसके रूप में उनको क्षतिपूर्ति के रूप में वहाँ से पैसे मिल सके। उसके बाद से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, इसके माध्यम से ये किया गया है कि कम से कम अगर मतलब मान लीजिए कि अगर आपके क्षेत्र में सूखा प्रभावित क्षेत्र हो गया है, मतलब आपके जो क्षेत्र है वहाँ पे मतलब कि बोने योग्य नहीं बचा है, लेकिन कम से कम आपके पास पेयजल हो, तो पेयजल के माध्यम से ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन है, इसके माध्यम से ये कोशिश किया जा रहा है कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र के गाँव में कम से कम इतना मुहैया करवाया जाए ताकि उस क्षेत्र के लोग, उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो पानी पी सकें, यानी कि उनके पानी पीने के लिए कार्यक्रम लाया गया है। उसके बाद से होता है कि जो वर्षा आधारित जो क्षेत्र होता है वहाँ पे राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना लाई जाए, यानी कि वही वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है तो वहाँ पे ऐसे मतलब कि नियम कानून बनाया जाए, चाहे ऐसे मतलब व्यवस्था की जाए ताकि जब भी वहाँ पानी की अधिकता होती है तो उसको संरक्षित करके रखा जाए, ताकि जब उसकी एडवर्स स्थिति होती है तो उस समय उसका प्रयोग किया जा सके। उसके बाद से होता है ये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, ये तो वही है जो ऊपर आपको बताया गया था। उसके बाद से क्या है कि ये जो वर्षा आधारित जो क्षेत्र होता है राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के इन सब चीज़ों को वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से ये मेरा सूखा प्रभावित क्षेत्र या सूखा प्रभावित क्षेत्र से संबंधित जो भी कार्यक्रम था उसके बारे में पढ़ें। थैंक यू।